हेलो, गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, आ जाइए लाइव। स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक पहुंचे थे अपन? किस क्वेश्चन तक पहुंच गए थे? हाँ जी, बताइए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हैप्पी इंजीनियर्स डे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 301 हो गया था, 302 से स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एज पर आई एस 456 1978। अभी देखो ये क्वेश्चन आया तो है यार, मैं ऐसा मना नहीं कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आया नहीं है। ये क्वेश्चन देखो आपको देखने को मिल तो रहा है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। इस कोड से रिलेटेड अब या फिर अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने नहीं चाहिए। क्यों नहीं आने चाहिए? क्योंकि 1978 का जो कोड है ना, दैट इज नॉट ओल्ड कोड। दैट कोड इज नॉट परमिसिबल राइट नाउ। आज इस कोड की जरूरत है भी नहीं, और ना इस कोड के बेसिस पर आप डिजाइन कर सकते हो। यदि आप डिजाइन करते हो और आपका स्ट्रक्चर में कोलैप्स आ जाता है तो आपको जो बोलते लीगली आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि पुराना नियम था, जो नियम में बदलाव हो चुके हैं। जैसे पुराने होता ना, पुराना नियम था, आपकी गाड़ी पर चलान 100 रुपए कटता था, आज आपके पास 1000 रुपए कटता है। आप कहोगे नहीं सर पहले 100 रुपए के हिसाब से मैं 100 रुपए ही दूंगा, तो वैसा नहीं होगा, वैसा यहां पर भी है। लेकिन अब क्या हुआ, ये क्वेश्चन दिया होगा एक कोई बुक में, कोई बुक होगी, कोई पुरानी सी बुक होगी,
उस पुरानी सी बुक के अंदर पर एक क्वेश्चन दिया है, इस एग्जाम वाले ने उस बुक के पूरे क्वेश्चन दे दिए होंगे सीरीज से, तो ये क्वेश्चन भी आ गया। तो इसलिए 2016 में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि सर 2016 में तो आया है, क्वेश्चन तो आ सकते हैं। तो ऐसे एग्जाम, जो एग्जाम्स आपके पास पर जैसे एसएससी जेई हो गया है ना, और ईएस के अंदर मैं बात कर सकता हूँ, और गेट एग्जाम इनके अंदर मैं बात कर सकता हूँ, यही बस ऐसे हैं जो थोड़ा सा इन सब चीजों में थोड़ा ध्यान दे देते हैं। इसरो हो गया, इन सब चीजों में ध्यान दे देता है। कभी डीएमआरसी भी है, वो भी ध्यान दे लेता है। जो नहीं देते ना वो स्टेट के जेई, तो जितने स्टेट के जेई में देने वाले हो ना आप, तो 99% चांसेस है कि नया क्वेश्चन नहीं आएगा। दे वोंट गिव यू एनी न्यू क्वेश्चन, दे वोंट एक्सरसाइज फॉर योर एग्जाम। वो कुछ एक्सरसाइज दिमाग में जोर ही नहीं डालते, वो आपको लेकर जाएंगे कोई भी बुक के सीरियल वाइज क्वेश्चन छाप देते हैं आपकी बुक में, सीरियल वाइज। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि गुप्ता एंड गुप्ता बुक सॉल्व करते हैं। वो क्यों करते हैं? ये बहुत सारे एग्जाम्स में गुप्ता एंड गुप्ता बुक के सीरीज वाइज क्वेश्चन आ रखे हैं, आर अगौर की बुक से आ रखे हैं, खुरमी की बुक से आ रखे हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग आपको प्रेफर मतलब सजेस्ट करते हैं गुप्ता एंड गुप्ता बुक कर लो। अपन भी गुप्ता एंड गुप्ता बुक को कर रहे हैं इसीलिए। लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि यदि अपन किसी भी स्टेट का स्पेसिफिक जूनियर इंजीनियर देने वाले हैं तो वो क्वेश्चन नहीं बनाने वाले हैं, और जब वो नहीं बनाने वाले तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। देखो यूपी पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, अपनी जो अपन ये कर रहे हैं ना, अपन जो अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें से भी बता देता हूं आप लोग को, जितने ये लिखे हुए आते हैं ना आपको, किसी भी स्टेट का जेई SSS ऐसे कर कुछ लिखा आता है, उसको छोड़कर हर क्वेश्चन आपके लिए अच्छा है। टेस्ट सीरीज देना है तो यार देखो, ये एग्जाम ऐसी तो नहीं कि बहुत बार आती है ना, सो यू कैन चूज एनी टेस्ट सीरीज, कोई भी टेस्ट सीरीज ले सकते हो। इसीलिए बोल रहा हूं मैं, किसी को ऐसा अपार नॉलेज नहीं हो गया इस एग्जाम का कि नहीं मेरे अकॉर्डिंग ये टेस्ट सीरीज है और इससे ही क्वेश्चन आएंगे या इसके जैसे ही क्वेश्चन आएंगे, या मैंने लेवल समझ लिया। स्टेट का असिस्टेंट इंजीनियर का लेवल कोई नहीं समझ पाया, कोई नहीं, मतलब कोई नहीं। यदि मैं आपको बोल दूं कि यार आप इंजीनियर्स एकेडमी की टेस्ट सीरीज बेस्ट होगी इंडिया की टेस्ट सीरीज ना, तो मैं यहाँ से यदि मैं बोलूंगा तो आप में से आधे तो ये कहेंगे सर आप तो पढ़ा रहे हो तो इसलिए बोल रहे होगे। मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ की टेस्ट सीरीज पर मैंने थोड़ा ध्यान दिया है, बाकी की टेस्ट सीरीज में किसी और ने ध्यान दिया होगा। मैं अपने एक्सपीरियंस को दूसरी स्टेट के असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के रिस्पेक्टिव बात कर रहा हूँ। जो और भी उन्होंने टेस्ट सीरीज बनाया होगा दूसरे, उन्होंने भी अपने असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम जो उन्होंने करवाए होंगे बच्चों को या दूसरे देखे होंगे, तो उसके बेसिस पर वो लोग एनालिसिस कर रहे हैं। लेकिन एक और चीज भी है, हर स्टेट का असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम ना हर साल एक जैसा नहीं आता, लेकिन जेई एक जैसा आता है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। हर स्टेट का असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम एक जैसा नहीं आता, लेकिन जेई हर स्टेट का एक जैसा ही आता है। तो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट ए। जैसे इस साल एमपी में जो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम होने वाला है, उसमें सब्जेक्टिव है ही नहीं, उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव है। अब सोचो यदि सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा तो पेपर कैसा आएगा? सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा, और उसके बाद भी वो बोल रहे हैं कि कैलकुलेटर और अलाउड नहीं है, मतलब जस्ट ईएस लायक, समझ रहे हो ना, ईएस लायक आएगा। लेकिन उसके पहले भी जो पेपर आता था वो भी ईएस जैसे ही आता था। तो सोचो कैसा होगा पेपर। और किसको नॉलेज होगा उसके बारे में? किसी को नॉलेज नहीं। एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के क्वेश्चन 20 से 30% जो असिस्टेंट इंजीनियर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं वो एकदम नए रहते थे, एकदम फ्रेश, नए, ईएस वीएस कहीं नहीं आ रखे। बहुत है धनंजय, इससे जरूरत नहीं है आपको अननेसेसरी एडिशनल पढ़ने की। इसके बाद सीधा टेस्ट सीरीज ही देना है आपको, और कुछ नहीं करना, ठीक है। यूपी का भी मुझे कुछ स्टूडेंट बता रहे थे सर यूपी में भी अब ऐसा हो गया अभी कुछ कि यूपी में भी सब्जेक्टिव नहीं होगा। चलो तो बस ये इस क्वेश्चन के बारे में मैंने ये देखा कि भाई ये 1978 लिखा है ना, तो 1978 को उतना सीरियस नहीं लेना अपने को कि सर आएंगे ही आएंगे, फिर 1978 ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया अपन ने। तो मैं बता रहा हूं इसका सेंस क्या है, ठीक है। चलो भाई, एज पर IAS 456 1978, अरे मेरी बात समझो जितेंद्र, रिवाइज नहीं करना है आपको। ये क्वेश्चन कर लिए, एक आध बार और पढ़ लिए, एक इस बुक में कुछ मत करना, कोई टिक टुक मत करना। कर लिए हो तो फिर PDF लो फैकल्टी से, मैंने भेज दिए, वो लो, फिर उनमें सॉल्व करो। और उसके बाद भी यदि आपसे हो गए ना तो फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज दो। बस अपन लोग इंजीनियर वाले ना, लेबर वाले थोड़ी ना, BBA थोड़ी ना कर रहे हैं अपन, BA थोड़ी ना कर रहे हैं,
कि टिकटॉक पे वीडियो बनाओ और 4 बार रिवीजन करो? As per IS 456 1978, the concrete mix have been designated into 7 grade. Which one out the following 7 grade is not the correct grade of concrete mix? हाँ जी, आपको पता हो तो बताइए, नहीं पता हो तो कोई बात नहीं. पता हो तो बताइए, नहीं पता हो तो कोई बात नहीं. हाँ जी बताइए, पता है तो ठीक है. ए और सी में लग रहा है ना? बिल्कुल. 1978 के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करता हूँ तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है वो आपके पास पर M15 है. तो M15 से ऊपर जितनी भी ग्रेड होती है वो सभी आपके पास पर यूज होती थी, M15 और उससे ऊपर वाली. लेकिन यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन है, तो यू कैन से, मतलब इसका तो आंसर पहली बात तो कोई होना ही नहीं चाहिए, क्वेश्चन ही गलत है. क्वेश्चन ही गलत है, तो मैं दोनों ही ऑप्शन को टिक कर देता हूँ क्योंकि दोनों ग्रेड नहीं है. Next, for a given humidity and temperature, which of the following factor has the maximum influence on the total shrinkage of concrete? बताइए इसका. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 303. For a given humidity and temperature, which of the following factor has the maximum influence on the total shrinkage of the concrete? Shrinkage पर किसका effect है? डी बता रहे हैं, ऑल ऑफ द अबव. टाइप ऑफ सीमेंट, ये दो टर्म पढ़ने थे, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर. ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए यदि श्रिंकेज हो रहा है तो कौन कौन से फैक्टर है जो आपके पास पर रिस्पॉन्सिबल है? हाँ जी, प्रद्युम्न डी, बी बता रहे नवीन. मैंने आप लोग को एक चीज बताया था, यदि आप लोग को याद होगा, सीमेंट के टाइप चेंज हो जाने से वाटर कंटेंट में कोई चेंज नहीं होता है या नहीं होता है? बताया था कल. धनंजय, प्रद्युम्न, जितेंद्र, बताओ मुझे. धनंजय, प्रद्युम्न, जितेंद्र, बताओ मुझे. मैं क्या पूछ रहा हूं, समझ आ रहा है मेरा क्वेश्चन? मैं पूछ रहा हूं क्या सीमेंट के टाइप चेंज हो जाने से जो मॉइस्चर हम डालते हैं उसके अंदर मिक्सिंग के लिए, तो क्या उस वाटर के अंदर भी चेंज होता है? पहले हम 10 लीटर डाल रहे थे, अब 3 लीटर डाल रहे हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? जितेंद्र, प्रद्युम्न और धनंजय, होता है क्या भाई? नहीं होता. यदि नहीं होता तो टाइप ऑफ सीमेंट से फर्क पड़ेगा श्रिंकेज में. टाइप ऑफ सीमेंट से फर्क पड़ेगा श्रिंकेज में, क्योंकि श्रिंकेज इज ड्यू टू द चेंज इन मॉइस्चर. तो तीनों जितने भी टाइप के सीमेंट लोगे सब में मॉइस्चर तो सेम अमाउंट का रहेगा. हाँ, रेट ऑफ श्रिंकेज में फर्क हो सकता है, किसी में स्ट्रेंथ जल्दी गेन होती तो रेट ऑफ श्रिंकेज में फर्क हो सकता है, लेकिन श्रिंकेज तो होना ही है, सब में होना है. क्लियर है? तो टाइप ऑफ सीमेंट में फर्क नहीं पड़ा तो इसमें भी नहीं पड़ा, इसमें नहीं पड़ा तो वाटर सीमेंट रेशो पर भी नहीं पड़ा. तो सिर्फ फर्क किससे पड़ा? ऑप्शन बी. आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? जितेंद्र, धनंजय और प्रद्युम्न, बताओ भाई. तो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग, मिक्सिंग के टाइम पर जितना पानी डालोगे ना वो रिस्पॉन्सिबल है. थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया, थोड़ा कम कर दिया ना, उसी से चेंज हो जाएगा आपके पास श्रिंकेज.
और ह्यूमिडिटी कितनी रखनी है। ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता कितनी रखनी है आपको स्ट्रक्चर के या कंक्रीट के आसपास। जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी रहेगी उतना कम श्रिंकेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनवायरमेंट ऑफ कंक्रीट एक्सपोजर कंडीशन, concrete continuously under water, concrete completely immersed in sea water। और भी दो ऑप्शन है, पहले इन दोनों की बताइए मुझे क्या होगा, बाकी की फिर मैं बताऊंगा। पहले इन दोनों के लिए बताइए क्या कंडीशन है, कौन सी एक्सपोजर कंडीशन है, फिर मैं आगे के बताऊंगा। बताइए। हाँ जी, देखिए पहली वाली जो है ये कंटिन्यूसली अंडर वाटर है तो ये है मॉडरेट। यदि ये वेट एंड ड्राई, पार्शियली वेट और पार्शियली ड्राई हो जाती तो वो सीवियर हो जाती। अब ये फुल्ली इमर्स इन सी वाटर, ये है आपके पास पर सीवियर। ठीक है, कंक्रीट सरफेस एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे, ये है वेरी सीवियर। सरफेस ऑफ कंक्रीट मेंबर इन द टाइडल जोन, ये हो गया एक्सट्रीम। तो पहले वाले क्या थे, 4-3 थे ना, इसके अकॉर्डिंग मॉडरेट और ये सीवियर, तो ये हो गया आपके पास पर ऑप्शन बी। ठीक है, ए का सीवियर होगा, मॉडरेट होगा हीरो धनंजय। बताओ धनंजय। क्या कंफ्यूज हो जाते हो भाई, सिंपल सा चीज है। बाकी लोग सब कंफ्यूज होते हो तो बताओ, मैं एक्सप्लेन करूंगा। अरे सब लोग कंफ्यूज होते हो क्या इसमें? जल्दी बता, मैंने शायद बताया था ना, आरसीसी में बताया था क्या? आरसीसी में बताया था क्या? हाँ बस बताया था, तो फिर वहां से देखो वीडियो, वहां नहीं देखना तो यूट्यूब में देखो, यूट्यूब में बताया मैंने, और ये याद रखना ही सिखाया मैंने। क्वेश्चन नंबर 305, 306 बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। हाँ जी, बाकी लोग सभी
On which of the following factor does the number of sample for testing of concrete depend? Quantity of concrete work. इसी पर करता है, बताया था आप लोग को, बड़ा सिंपल सा ही बताया था, है ना, बताया था 1 से 5 मीटर क्यूब में एक सैंपल और उससे बाद 3 सैंपल. करेक्ट है. नेक्स्ट, द फैक्टर यूज टू अकाउंट द डिफरेंस इन द स्ट्रेंथ इंडिकेटेड बाय क्यूब टेस्ट एंड द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर में जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रक्चर में जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है? 0.67 FCK. तो क्यूब की कितनी है? वो क्यूब की कितनी है? 0.67. फिर इसी को डिवाइड करते हैं 1.5 से, तो वो जाती है 0.45 FCK फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ. क्लियर है? ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 307. इन विच टाइप ऑफ कंक्रीट देयर इज एन एब्सेंस ऑफ कैपिलरी passage and there is no transmission of water by capillary action. और नेक्स्ट है प्लेन सीमेंट कंक्रीट स्ट्रॉन्ग इन टेकिंग. बताइए पहले 307 का आंसर दे. इन विच ऑफ द कंक्रीट देयर इज एब्सेंस ऑफ कैपिलरी passage and there is no transmission of water by capillary action. सभी लोग, बाकी लोग और बताओ. कुछ लोग नो नो लिख रहे हैं. In cement concrete, concrete, capillary action in cement concrete, capillary action is या कैपिलरी, हाँ कैपिलरी एक्शन या पासेज बोल दो. पासेज इज ड्यू टू पोर वाटर मूवमेंट बिटवीन तो इन सीमेंट कंक्रीट द कैपिलरी पासेज इज ड्यू टू पोर वाटर मूवमेंट इन वॉइड्स. वॉइड्स के अंदर पर जो पोर वाटर प्रेशर है आपके पास पर मूव करता है, तो वही आपके पास पर बोल रहा है ट्रांसमिशन ऑफ वाटर बाय कैपिलरी एक्शन, है ना. अब ये नहीं हो रहा है, इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है यदि आपके पास पर फाइन्स यदि होंगे, फाइन पार्टिकल यदि होंगे, तो इट विल क्रिएट सरफेस टेंशन और उसकी वजह से आपके पास पर कैपिलरी एक्शन देखने को मिलता है वाटर का. सो यदि आपके पास पर फाइन्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो यू विल सी कि वाटर जो रहेगा आपके पास पर वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू आपको मूव होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा. पार्टिकल एक मतलब या फिर आप बोल सकते हो कि वाटर की जो होल्डिंग कैपेसिटी है ना, दैट विल बी रिड्यूस्ड, है ना. वाटर जो रहेगा आपके पास पर सीमेंट के अंदर पर या कंक्रीट के अंदर पर, वो आपके पास पर बहुत ज्यादा रिटेन नहीं रह पाएगा. मतलब क्योंकि है तो कोर्स एग्रीगेट ना, तो फोल्ड कर कौन रखेगा वाटर को? वो रखेगा कौन आपके पास पर? आपका फाइन एग्रीगेट, या फाइन एग्रीगेट से भी और छोटे और जो पार्टिकल है, क्योंकि सैंड खुद आपके पास पर क्वेश्चनलेस है, और उससे भी जो छोटे और साइज के जो फाइन्स होते हैं दैट विल रिस्पॉन्सिबल. तो यदि फाइन्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो इट विल क्रिएट कि आपके पास पर की कैपिलरी एक्शन देखने को नहीं मिलेगा. क्लियर है? तो इसका आंसर है नो फाइन्स कॉन्क्रीट. जब नो फाइन नहीं जब उसमें फाइन नहीं रहेंगे, फाइन पार्टिकल नहीं रहेंगे, देन वी विल सी सच टाइप ऑफ इफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन टेकिंग. प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन टेकिंग. बताइए जल्दी, बहुत जल्दी बताइए, बहुत जल्दी बताइए. बिल्कुल. कौन सी स्ट्रेस? कंप्रेसिव स्ट्रेस. सभी को पता था. नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइम कंक्रीट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग एग्रीगेट एज एग्रीगेट एंड बाइंडिंग मटेरियल में कौन सा लाइम यूज करते हैं, स्लैग्ड लाइम, क्विक लाइम? बिल्कुल, प्लास्टरिंग के लिए यूज करते हैं अपन, नहीं कंक्रीटिंग के लिए बात कर रहे हैं। बिल्कुल स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड। नेक्स्ट, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन द कंक्रीट क्यूर्ड अंडर ह्यूमिडिटी ऑफ, कंक्रीट की क्यूरिंग होगी तो आसपास पर वहां पर ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए? 100 हो तो और अच्छा, लेकिन 90 कम से कम रहे। ह्यूमिडिटी कहने का मतलब है आसपास कितना मॉइस्चर है, ताकि एनवायरमेंट मॉइस्चर ना ले जा पाए, किसका, कंक्रीट का, है ना। आंसर इज डी, मॉइस्चर जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा क्यूरिंग का। नेक्स्ट, द रिकमेंडेड प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट फॉर मास कंक्रीट वर्क, ये भी पुराना क्वेश्चन है। पुराना क्वेश्चन है मतलब अब मास कंक्रीट वर्क के लिए वो कंक्रीट यूज नहीं होता जो इसका, अब देखते हैं कि आंसर है कि नहीं है, क्योंकि अभी क्या होता है, अभी हम लोग 15, 20, 15 को भी नेग्लेक्ट कर देते, 20 इनको हम जनरली यूज कर लेते मास कंक्रीटिंग के लिए, क्योंकि ये देखा गया है स्टडी में कि लोअर ग्रेड के कंक्रीट जो होते हैं मास कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी कम करते हैं, क्योंकि उसमें अटैक जो होता है सीमेंट कम हो जाने की वजह से एग्रीगेट पर अटैक ज्यादा होता है और पोर्स ज्यादा रहते हैं, इस वजह से परमिएबिलिटी भी आपको देखने को मिलती है वहां से हाई। हाँ जी, अरे बाबा इधर देखो यार नवीन, क्या लिखा है ये वर्क, ये आरसीसी लिखा है क्या? मास कंक्रीट वर्क मतलब डैम, तो ये तो नहीं है, बताइए बाकी लोग। ये तो होता नहीं है, हाँ जी, प्रेजेंट सिनेरियो में M15 एंड M20 यूज करते हैं, ठीक है। M15 या M20 का क्या हो जाएगा, 1:1:3 और इसका हो जाएगा 1:2:2, तो ये तो अवेलेबल नहीं है। प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी करेक्ट होनी चाहिए, प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी सही होनी चाहिए। अरे जितेंद्र तुम्हारा नहीं देखा मैं, बी था, हाँ ठीक है। नाउ अब प्रीवियसली, इसके पहले प्रीवियसली इससे कम ग्रेड यूज होती थी और वो थी आपके पास पर M10 जो कि था 1:3:6, ये प्रीवियसली यूज होती थी। प्रीवियसली ये यूज होती थी। अब ये भी नहीं है इसके अंदर पर ऑप्शन, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपन कुछ जो मतलब कोई भी कंक्रीट यूज कर लेंगे, तो आपके पास पर या तो ये या तो ये, इससे नीचे नहीं, 15 या 10 बस।
नेक्स्ट, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन कंक्रीट इज डेजिग्नेटेड इनटू, कितनी ग्रेड्स में? हाँ हटा दो उसको जितेंद्र, सी दिया है तो, सी दिया है तो ऑप्शन ऑप्शन हटा दो उसका। टेक्स्ट बुक वाले जो होता है ना, उसमें जो ऑर्थर होता है वो टेक्स्ट बुक लिखता है, ऑर्थर ऑर्थर ऑब्जेक्टिव नहीं बनाता, ये चीज ध्यान रखना। ऑर्थर एक्सरसाइज के क्वेश्चन लिखता है लेकिन उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं बताता। ऑर्थर एग्जाम्पल लिखकर सॉल्यूशन बनाता है जो बीच बुक के बीच में देखने को मिलता है। थ्री वन टू का क्या बोल रहे हो? सी, क्या 15 ग्रेड्स? देखो पहली बात तो इस चीज को सोचो ना, ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन कंक्रीट इज डेजिग्नेटेड इनटू, कंक्रीट इज डेजिग्नेटेड, अब मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनो, वर्ड को सुनो, डेजिग्नेटेड। कंक्रीट ग्रेड्स नहीं पूछ रहा है, ध्यान से देखो, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन कंक्रीट ग्रेड्स या कंक्रीट ग्रेड्स नंबर या कंक्रीट कैटेगराइज, या फिर सॉरी कैटेगराइज भी नहीं बोल रहा है, तो यहां पर यदि आपके पास डेजिग्नेटेड, तो कितनी डेजिग्नेशन दिए गए हैं? तो 3 डेजिग्नेशन दिए गए। तो डेजिग्नेशन 3 ही है। अब वो जो आंसर दे रहा है वो आंसर पहली आंसर की का आंसर है, फर्स्ट आंसर की का, जो करेक्ट आंसर किया है ना उसका कोई नहीं है, किसी के पास आंसर नहीं है, मतलब डाला ही नहीं ना उन्होंने, वो आंसर की तो मिल जाएगी आपको। डेजिग्नेटेड, तो इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन कंक्रीट इज डेजिग्नेटेड इनटू 3 कैटेगरीज या 3 कैटेगरीज। वन इज ऑर्डिनरी, सेकंड इज स्टैंडर्ड, और थर्ड इज हाई स्टैंडर्ड। क्योंकि आप ये नहीं बता सकते, यदि ये ऐसा क्वेश्चन रहता, अब कंक्रीट को डेजिग्नेशन 3 कैटेगरी में किया गया है, ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड और हाई स्टैंडर्ड, ठीक है। आईएस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करता हूं, इंडियन स्टैंडर्ड है ना, आईएस कोड के अकॉर्डिंग। नाउ इसके अलावा यदि मैं बात करता हूं तो इसके अकॉर्डिंग आंसर 3 हो जाता है। फिर यदि आपने कहा कि सर ये तो बोल रहा है स्टैंडर्ड बताओ, स्टैंडर्ड बताओ, स्टैंडर्ड कहां से चालू होता है भाई? कहां से चालू होता पता है ना सभी को? पता है कि नहीं पता है? किस ग्रेड से चालू होता है स्टैंडर्ड? अरे बताया भी हूं आप लोग को यार क्लास में। रिप्लाई नहीं आ रहे? ओके, फिर वहां से ग्रेड गिन लो। ट्वेंटी 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 आना चाहिए आंसर 8। ये 7 दे रहा है क्योंकि प्रीवियस जो IS 456 2000 में जो लिखा है वो 55 ग्रेड लिखा है, लेकिन उसके जो अमेंडमेंट है, जो संशोधन है, जो उसी के पीछे लिखे हुए हैं, उसमें 60 कर दी गई है ग्रेड। लेकिन इन्होंने तो वही जो क्वेश्चन पुराना कहीं किसी बुक से उठाया ना, उसके अंदर देखने को मिल रहा है।
क्लियर है? तो इसलिए ध्यान रखें, मैंने आप लोग के ग्रुप में अपलोड किया है क्या न्यू कोड? आप लोग के ग्रुप में मैंने IAS 456 1978 सॉरी IAS 456 2000 विद अमेंडमेंट वाला पार्ट अपलोड किया गया, बताओ मुझे ग्रुप में क्रिया है क्या? बताओ जल्दी बताओ। तो अभी देखो एक फाइल अपलोड की है मैंने आप लोग को, मिली सभी को? देखो वो क्या है सभी लोग, और ये याद रखना आप, ठीक है? तो इससे भी आप लोग ध्यान रखें, ठीक है? तो यहां पर इसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो दिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है 7 दिया होगा, क्योंकि जिस बुक का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, उन्होंने 7 आंसर दिया होगा, जबकि इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन ही है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये भी आंसर हो सकता है। 3 ग्रेड्स होती है, स्टैंडर्ड, हाई, ऑर्डिनरी और हाई स्टैंडर्ड ग्रेड, उसके अकॉर्डिंग, और 7 ग्रेड भी दिया होगा, जबकि ये भी गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता, तो आंसर अब ये हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर बढ़ते हैं। The grade M25 of concrete would approx refer to the mix M25. Next, in general, the coefficient of thermal expansion of concrete does not depends on the following factor. किस पर नहीं करेगा बताओ भाई जल्दी से। बताइए। वाटर के ऊपर पर नॉट डिपेंडेंट, सब पर करेंगे। टाइप ऑफ सीमेंट पर कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन चेंज होगा, टाइप ऑफ एग्रीगेट पर होगा, सीमेंट कंटेंट पर होगा, सब पर होगा, लेकिन क्वालिटी ऑफ वाटर पर नहीं होगा। क्वालिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर सीमेंट, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर सीमेंट, तो सीमेंट की पूरी प्रॉपर्टी यूज नहीं हो पाएगी। यू कैन से सीमेंट की पूरी प्रॉपर्टी यूज नहीं हो पाई, या सीमेंट पूरी तरह से रिएक्ट नहीं कर पाए वाटर के साथ, ये वाटर की गलती नहीं, सॉरी ये वाटर की गलती है, लेकिन थर्मल एक्सपेंशन में इफेक्ट इन तीनों का ही होता है, इन तीनों का ही होता है थर्मल एक्सपेंशन में, वाटर का नहीं होता। वाटर से सीमेंट खराब हुई, इसलिए ध्यान रखें।
does not depend on water, coefficient of thermal expansion. Question number 315. Which of the following is not a suitable destructive test used for concrete? Which of the following test is a non-destructive test? NDT है, is not a NDT, is not NDT, NDT नहीं है, direct tensile test. बिल्कुल. Next, which strength of concrete is maximum? Compressive. Next question. Which of the following statement is true or not correct? Not correct. As per the requirement specified by IS 383/1970 for ideal aggregate used for manufacturing of concrete, it should be hard and durable. बिल्कुल सही होना चाहिए. It should contain flaky and elongated, नहीं होना चाहिए. It should be dense, clear and free from any coating, बिल्कुल. It should consist of natural stone, gravel and sand, बिल्कुल सही है. B गलत है, only B. Option A is correct. ठीक है, हाँ जी. Next question. Shrinkage in cement concrete may be reduced by adding minimum water, adding more aggregate, adding mild steel, bar. दो तो प्रॉपरली इनकरेक्ट है. अब बताओ. क्या बता रहे हो भाई? नवीन क्या बोलना चाह रहे हो? ए हाँ, प्रॉपर क्यूरिंग, ये सही है. यदि मॉइस्चर जाएगा ही नहीं तो श्रिंकेज होगा क्यों? लॉस ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर को हमेशा अवेलेबल रखो, क्यूरिंग करते रहो, क्यूरिंग करते रहो, श्रिंकेज नहीं होगा, श्रिंकेज क्रैक नहीं डेवलप होंगे. बिल्कुल सही. एडिंग मिनिमम वाटर, पानी कम डाल दोगे तो हो सकता है रिएक्शन ही ना हो, गलत बात. नेक्स्ट, व्हाट इज द पार्टिकल साइज ऑफ सैंड? हाँ जी, क्वेश्चन है व्हाट इज द पार्टिकल साइज ऑफ कोर्स सैंड? पढ़ा है, सॉइल में पढ़ा ही होगा, डेफिनेटली पढ़ा होगा.
हाँ जी, कहां से कहां होता है लगभग? बिल्कुल, ये भी नहीं, ये भी नहीं, 0.2 से 0.6 ही बोल रहा है, 0.6 से 0.2, ये तो उल्टा बोल रहा है, ये तो बहुत कम रेंज है, इस बीच में रेंज आ जाएगी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग गलत है, लेकिन आपकी रेंज 0.6 से 2 दी है और आपकी आती है एक्चुअल में 0.5 से 1 mm। यू कैन से कि इस बीच में आ सकती है, कह सकते हो, लेकिन आपको पता है कि 1 से 2 वाली भी आती है, तो 0.6 के अंदर पर 1 से 2 भी आ गई, ये कोर्स एंड है और ये वेरी कोर्स है ना? अरे पता है कि नहीं पता है, बताओ भाई जल्दी से। ग्रेडिंग मतलब, अच्छा ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन, अरे ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम ही होगा ना, ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन जो वहां किया था वही होगा, पार्टिकल का साइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो उधर भी और इधर भी। चलिए, आंसर इसका ए के आसपास हो सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो गलत है, क्योंकि उसके अंदर 2 आ सकता है, कोर्स भी आ सकता है, वेरी कोर्स भी आ सकता है। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट इन अ कॉन्क्रीट मिक्स इज नेसेसरी टू अचीव, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट इन अ कॉन्क्रीट मिक्स, ऐसे क्वेश्चन के या तो आंसर गलत कर दिए जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का स्टेट का जेई रहेगा तो गलत नहीं होता, क्योंकि मध्य प्रदेश के स्टेट का जो जेई रहता है वो कह देता है कि आप हमारे क्वेश्चन को चैलेंज ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट इन अ कॉन्क्रीट मिक्स इज नेसेसरी टू अचीव, ग्रेडिंग क्यों की जाती है एग्रीगेट की? वर्केबिलिटी, हायर डेंसिटी, रिडक्शन ऑफ वॉइड, सब सही है, ऑल ऑफ द अबव, सब सही है। नेक्स्ट, द साइज ऑफ एग्रीगेट एक्सेप्टेड एज सुटेबल फॉर आरसीसी कंस्ट्रक्शन, 20 mm तक का साइज का एग्रीगेट आरसीसी कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट, इन कोर्स ग्रेवल स्पेसिफिक रिटेंशन, हाँ जी, हाँ जी, कोर्स ग्रेवल के अंदर पर रिटेंशन जो है वो सबसे लेस होता है, सबसे लेस,
पहली बात। आपसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा कर कर भी पूछा जाएगा। कैसा? इज मिनिमम या फिर लेस इन। ऑप्शन पर लिखा रहेगा ग्रेवल, क्ले, सैंड, ऑल ऑफ द अबव। ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। क्लियर है? ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो यहां से अपन आंसर दे देंगे ग्रेवल में और यहां पर आंसर देंगे लेस। ठीक है, cylindrical specimen of of diameter 150 mm and height 300 mm is used to estimate। इनमें से क्या? फ्लेक्सरल के लिए यूज नहीं होता, कंप्रेसिव के लिए नहीं यूज होता, इसके लिए होता, क्रीप के लिए यूज नहीं होता। याद हो तो। एक 150 और ये 300। क्लियर है? स्प्लिट सिलेंडर। नेक्स्ट क्या दिया था आंसर इसका भाई? The function of aggregate in concrete is to serve as। हाँ जी, बाइंडिंग मटेरियल की तरह तो काम करता नहीं है, कैटलिस्ट की तरह भी काम नहीं करता, मतलब ऑल ऑफ दी अबव भी नहीं है। तो बचा क्या? या तो क्वेश्चन गलत या तो ऑप्शन बी, या तो क्वेश्चन गलत या तो ऑप्शन बी। तो बी करेक्ट कर देता हूं, क्योंकि फिलर की तरह तो एग्रीगेट यूज होते हैं लेकिन वो फाइन एग्रीगेट यूज होते हैं, लेकिन इन्होंने फंक्शन ऑफ एग्रीगेट में नहीं लिखा फाइन या कोर्स, तो इसलिए अपन फिलर बोल सकते हैं। क्या क्या सिलेंडर एफसीके के लिए? अरे भाई एफसीके किससे निकालते हो राजा, किससे निकालते हो? दिस इज स्टैंडर्ड फॉर कंप्रेसिव। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जब भी निकालनी होगी क्यूब से ही निकाली जाएगी और वो एफसी के रिप्रेजेंट होती है। सिलेंडर से निकालते हैं कंपैरिजन के लिए निकालते, और ये होती है 0.8 टाइम्स ऑफ एफसीके। तो स्टैंडर्ड क्या हुआ? इसी का 0.8 टाइम है, तो स्टैंडर्ड क्या हुआ हीरो? एफसीके ही हुआ ना नवीन? अरे एफसीके तो दोनों से निकालते हैं, लेकिन यदि एफसीके यहां से निकल रहा है और इसी पर ये डिपेंडेंट है, तो कहने का मतलब क्या है? विच इज स्टैंडर्ड? क्या है स्टैंडर्ड? बताओ भाई। क्यूब हुआ ना। अपन जब भी सैंपल की बात कर रहे हैं तो 3 स्पेसिमेन बात कर रहे हैं। 3 स्पेसिमेन का है क्या? वो 3 स्पेसिमेन लिखे हैं, वो 3 स्पेसिमेन का साइज डिफाइन है अपना, दैट इज क्यूब। ओके, फाइनेस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट इज बिटवीन। हाँ जी, बताइए।
These are the fineness modulus. ये फाइननेस मॉडुलस है सेंड के, किसके? सेंड के. रिमेंबर इट, मे बी पॉसिबल आपसे पूछा जा सकते हैं और शायद आप लोग को याद भी होगा. फाइन सेंड, मीडियम सेंड एंड कोर्स सेंड के लिए. ओके तो फाइन एग्रीगेट के रिस्पेक्टिव में इन जनरल बात करूं तो वैसे रेंज है आपके पास पर 2 से लेकर आपको 3.5 तक की रेंज में देखने को मिल सकता है. हो जाएगा फाइनेंस मॉडुलस. ओके नेक्स्ट. According to IS 456, if the mixing aggregate size is increased by 20 mm to 40 mm, the minimum cement content requirement changes. हाँ जी बताइए. पहली बात इंक्रीजेस और डिक्रीजेस दोनों बताइए. इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? ये सही है, ये सही है कि सीमेंट डिक्रीज कर जाएगी, इंक्रीज नहीं करेगी, क्योंकि एग्रीगेट का साइज 20 से 40 हो रहा है तो यहां पर सरफेस एरिया कम हो रहा है. सरफेस एरिया कम हो रहा है तो सीमेंट की क्वांटिटी कम हो जाएगी, सीधी सी बात है. सरफेस एरिया कम हो रहा है तो सीमेंट की क्वांटिटी कम हो जाएगी. तो ये आपने को पहली बात तो पता रहना चाहिए था. मतलब यहां पर ये दो ऑप्शन नहीं है. अब IS 10262 है ना, ये क्या बोलता है? ये बोलता है यदि आप वाटर सीमेंट रेशो, क्या बोल रहा हूं, वाटर सीमेंट रेशो ले लेते हैं 0.6 एंड एक एग्जांपल बता रहा हूं बस आपको. कॉम्पैक्शन फैक्टर रखते हैं आप कितना, लगभग 0.8 का. तब यदि 20 mm का एग्रीगेट और 40 mm का एग्रीगेट यूज करते हो तो क्या फर्क आता है वाटर में? वाटर के अंदर बताता हूं. वाटर कंटेंट तो ये लगता है 186 लीटर पर क्यूबिक मीटर और ये लगता है 165 लीटर पर क्यूबिक मीटर. मतलब यहां पर डिफरेंस आ जाता है 21 लीटर के आसपास का कमी आ जाती है ना, -21 लीटर. अब यदि मैं सीमेंट के अंदर बात करता हूं तो 20 से 40 सीमेंट कंटेंट, सीमेंट कंटेंट के अंदर भी निकाल सकते हैं. अरे निकाल सकते हो कि नहीं सीमेंट कंटेंट? वाटर सीमेंट रेशो दे रखा है आपको, दे रखा है, निकाल सकते हो. कितना आ रहा बताओ? निकाल सकते हो ना? क्या हो जाएगा आपके पास? 186
अपॉन 0.6 और 165 अपॉन 0.6, लगभग 310 किलो हो जाएगा और लगभग 275 किलो हो जाएगा। ओके, अब यदि ये हो जाता है तो फर्क देखो कितना हो रहा है, 25 और 10 35 किलो का फर्क आ रहा है। कितने का फर्क आ रहा है? 35 kg का। मतलब इन जनरल यदि मैं वाटर सीमेंट रेशो इससे कम लेता हूं, तो थोड़ा सा ज्यादा फर्क आता है, इससे थोड़ा सा ज्यादा लेता हूं तो थोड़ा सा कम फर्क आता है, लेकिन फर्क तो है लगभग। यदि मैं बात करूं, इन जनरल बात करूं, तो कितने का फर्क दिख रहा है आपको? अरे इन दोनों में पता चल रहा है ना कितने का है, माइनस हो गया ना 35 kg। मतलब इन जनरल में बात करता हूं कि 30 किलो के आसपास का तो फर्क आएगा ही, सीमेंट में थोड़ा सस्ता बन जाएगा। तो यहां पर आपके पास आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्लियर है बात? हीरो, बातें क्लियर है नहीं क्लियर है? बताओ जल्दी। क्लियर है? याद कर लो, ये मैं बता रहा हूं इस कोड के अकॉर्डिंग। एक और कोड आया, वो तो सीधा बोलता है, IRC 112 है जहां तक मुझे याद है, 2011 का। ये सीधा बोलता है 20 to 40 size of aggregate will reduce cement by 30 kg। ये सीधा सीधा बोल देता 30 kg। ओके, तो यहां पर आंसर जो हो गया वो ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, आगे बढ़े? हाँ भाई, आगे बढ़े नहीं बढ़े, जल्दी बताओ। क्लियर है? आगे बढ़े? अरे आगे बढ़े नहीं बढ़े? चलो ठीक। हाँ जी, बताइए क्वेश्चन नंबर 327। इनर्ट मटेरियल, इनर्ट मतलब जिसका केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। सीमेंट का होता है, वाटर के साथ होता है, ऑल ऑफ दीज नहीं हुए, एग्रीगेट का नहीं होता, होना नहीं चाहिए। होता है तो एग्रीगेट को यूज नहीं करना, अकॉर्डिंग टू IAS 456। चलो मुझे एक चीज बताओ, चलो बता ही दो, कौन है जो एग्रीगेट से रिएक्ट करता है? विच कंपाउंड और विच पार्टिकल और विच कंपोजिशन एलिमेंट ऑफ सीमेंट विच विल रिएक्ट विथ एग्रीगेट, जो एग्रीगेट के साथ रिएक्ट कर सकता है? बिल्कुल सही धनंजय, अल्कलीज। चलो अच्छा है। According to IS 456, under normal circumstances, the maximum cement content, normal circumstances, सीमेंट कंटेंट पूछ रहा है, मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट कितना हो सकता है? हाँ जी, बताइए।
बी बता रहे हैं 500, 400 और 328, 27 का, 28 का। क्या बताया? सी बता रहे हैं नवीन, ए बता रहे हैं धनंजय, ए बता रहे हैं जितेंद्र, बी बता रहे फिर जितेंद्र। फिर जितेंद्र चेंज कर देते हैं आइडिया, बोलते हैं कि सर आइडिया नहीं है। बताइए। कितना बताया था प्रद्युम्न? याद हो तो बताया था। अभी कोड देखना तो अभी बता सकता हूँ, लेकिन याद रखना मैंने कोड में दिखाया भी था। 450 मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट ऑफ ओपीसी in ordinary condition. Next, the strength calculated on the basis of gel space ratio and water cement ratio is respectively on age. Strength on the basis of gel space ratio and water cement ratio respectively on age. Age के साथ क्या होगा? Strength. जेल स्पेस रेशो और वाटर सीमेंट रेशो के साथ यदि अपन बात करें तो पहली बात तो किस पर? वाटर सीमेंट रेशो पर स्ट्रेंथ क्या होती है? वाटर सीमेंट रेशो पर स्ट्रेंथ क्या होती है? डिपेंडेंट होती है। तो ये इंडिपेंडेंट वाले हटा दो, वाटर सीमेंट रेशो रिस्पेक्टिवली लिखा है इसलिए ये दो हट गया। अब जेल स्पेस रेशो पर बिल्कुल नहीं। द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट ऑन द बेसिस ऑफ जेल स्पेस रेशो, जेल स्पेस रेशो पर डिपेंड नहीं करता। जेल तो आपके पास फॉर्म होगा ऑन द बेसिस ऑफ कितना रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन हो रहा है, जेल फॉर्म हो रहा है, इंडिपेंडेंट उसके। Consider the following statement: the addition of surfactant in the concrete mix increase in the water cement ratio, decrease in the water cement ratio, increase in the strength of concrete, decrease in the curing duration, increase in the density of concrete. बताइए क्या सही होगा उसमें से? बी दे रहे हैं कौन? मयंक, प्रद्युम्न नो बोल रहे हैं, नवीन बी बता रहे हैं।
मुझे कुछ ऑप्शंस इसमें से मैच होते हुए नहीं दिख रही है, क्योंकि ये किस लिए यूज होता है, टू क्या करता क्या है, क्रिएट बबल्स इन कंक्रीट और मोटार। यदि मोटार यदि के अंदर पर या कंक्रीट के अंदर पर ये क्रिएट करेगा क्या, बबल्स क्रिएट करेगा, तो क्योंकि ये एक एयर ट्रेनिंग एजेंट, यदि ये होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होनी चाहिए इन फ्रेश। यदि फ्रेश कंक्रीट के अंदर पर डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, होगी डिक्रीज, क्योंकि एयर बबल आ जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा और मास डिवाइड हो जाएगा, तो डेंसिटी तो इसकी डिक्रीज होने वाली है इन फ्रेश। फ्रेश कंक्रीट के अंदर बात करेंगे तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, जरूरत ही नहीं है उसकी। 1 वाले ऑप्शन गलत, 5th वाला ऑप्शन भी गलत, फिर मेरे को कोई सही देखने को मिल नहीं रहा इसमें, क्योंकि डेंसिटी तो डिक्रीज होगी यदि फ्रेश कंक्रीट के अंदर है। यदि बात करता हूं, किसी ने लिखा था अच्छा, इधर और किसी ने लिखा था, ऑप्शन दिया था ना 30 का बी। मयंक, नवीन और मयंक एक्सप्लेन करो भाई क्यों दिया था ऑप्शन बी। नवीन और मयंक, टेल मी व्हाई यू सिलेक्ट ऑप्शन बी। हाँ मयंक, मयंक क्या बता रहे हो? फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग, फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग है।
फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग है, फोर्थ ठीक है, इसलिए आपने क्या कर लिया, बी को चूज कर लिया। नवीन आप बताओ, नवीन आप बताओ आपने क्यों चूज किया भाई? ये ऑप्शन सही है, 2 सही है, डिक्रीज वाटर सीमेंट रेशियो और इंक्रीज द सीमेंट, ये 2 और 3 सही है। इसमें यदि 5 नहीं रहता तो मैं सही कर सकता था, 5 की वजह से मैं सही नहीं कर रहा हूँ। फिफ्थ कैसे सही हो गया यार तुम्हारे अकॉर्डिंग? फिफ्थ को कैसे सही कर दिया? जब गलत से चूज कर रहे हो, आप गलत ऑप्शन चूज कर रहे हो तो आपके पास पर आपने कहा कि सर 1 गलत है, 4th गलत है, चलो मैंने माना। मुझे बताओ फिफ्थ के बारे में, फिफ्थ के बारे में क्या है? इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ कंक्रीट। डेंसिटी ऑफ कंक्रीट इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम कम हो जाना, वॉल्यूम कम हो जाना, वॉल्यूम कम हो जाने के बाद क्या हो जाना? समझ रहे हो मेरी बात को? वॉल्यूम का कम हो जाना और मास का उतना रहना, या मास और बढ़ जाना। तो वैसा तो कुछ हो नहीं रहा है, वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, एयर बबल आ रहे हैं तो वॉल्यूम तो बढ़ जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन तो 2 और 3 सही है, तो ये इसमें भी नहीं है 2 और 3, इसमें भी नहीं है, 3 ऑप्शन तो करेक्ट करनी है। तो 2 3 के साथ 5 को भी सही कर दो, ऐसा कुछ है क्या? आंसर इसमें सब गलत है भाई। हो सकता है तो सिर्फ आपके पास पर ये और ये सही हो सकते हैं, और कुछ नहीं। ठीक है नवीन और मयंक और बाकी लोग, हाँ जी। Which of the following mineral admixture is used to improve mechanical property of self-compacting concrete? हाँ जी, बताइए, कोई आइडिया आपको? हाँ जी बताइए जल्दी। स्टोन पाउडर, GCBS, सॉरी CGBS, फ्लाई ऐश। तो आपको बोल रहा है मैकेनिकल प्रॉपर्टी कैसे बढ़ाई जाएगी? मैकेनिकल प्रॉपर्टी कौन सी होती है भाई? टेल मी दी एनी मैकेनिकल प्रॉपर्टी जिसके बारे में आपको पता हो, कोई भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताओ मुझे। मैकेनिकल प्रॉपर्टी कौन सी? हार्डनेस, स्ट्रेंथ, टफनेस। जब भी इसे डाल दिया जाता है किसी में भी, कोई भी कंक्रीट में डाल देता हो, कंक्रीट में,
तो इट रेजिस्ट, इट इंप्रूव हार्डनेस, स्ट्रेंथ, टफनेस, इन तीनों को बढ़ा देता है, वेयर एंड टियर सबको बढ़ा देता है। कौन? सिलिका फ्यूम्स। क्लियर है? क्यों? एक्सट्रीमली फाइन होती है सर, वो तो फ्लाई ऐश भी होता है, बट फ्लाई ऐश डज नॉट इंप्रूव द स्ट्रेंथ, इट विल, इट हैविंग अ पार्टिकल साइज, बट वो पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, इस वजह से हार्डनेस, स्ट्रेंथ और टफनेस तीनों को बढ़ा देता है सिलिका फ्यूम्स। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट पूछा जाए, कोई भी कंक्रीट पूछा जाए, तो आंसर रहेगा सिलिका फ्यूम्स। ठीक है? ठीक है। CGBS, इट इज ऑल अबाउट, जो मुझे पता है GBS के बारे में, ग्रेविटी बेस्ड स्ट्रक्चर। तो ये होगा आपके पास पर कंक्रीट ग्रेविटी बेस्ड स्ट्रक्चर, यही होना चाहिए CGBS को। CGBS मिनरल एडमिक्सचर, एक मिनट, आई हैव टू सर्च इट क्योंकि मुझे नहीं पता। या किसी पूरे टर्म का फुल फॉर्म होगा वो। या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो कुछ और हो सकता है, बस इतना ही। मतलब एडमिक्सचर बोल रहा था, एडमिक्सचर का मुझे नॉलेज नहीं कि इस नाम का कौन सा एडमिक्सचर है। GCGBS सोचना पड़ेगा यार कौन सा होगा इस नाम का। नेक्स्ट, इन जनरल इफ द वाटर टू सीमेंट रेशियो कॉन्क्रीट, इन जनरल इफ द वाटर टू सीमेंट रेशियो ऑफ कॉन्क्रीट इंक्रीजेस इट्स परमेबिलिटी। अच्छा, इन जनरल इफ वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ कॉन्क्रीट इंक्रीजेस इट्स परमेबिलिटी, क्या होगा परमेबिलिटी के साथ? परमेबिलिटी क्या करेगी वाटर सीमेंट रेशियो के साथ? अरे वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा यूज करोगे तो क्या हो जाएगा? पोर ज्यादा क्रिएट होंगे, ज्यादा क्रिएट पोर होंगे तो परमेबिलिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। The minimum water cement ratio for a workable concrete is, the minimum water cement ratio for a workable concrete is, बिल्कुल इससे कम तो होना भी नहीं चाहिए। Water cement ratio is usually expressed, water cement ratio usually expressed in liter of water required per kg, liter of water required per kg of cement, पर kg पर बैग। अच्छा, पर kg और एक पर बैग है। मीटर क्यूब ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर बैग, मीटर क्यूब ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर kg। हाँ जी, मीटर क्यूब में नहीं है, वो लीटर्स में है। बिल्कुल लीटर्स में।
हाँ जी, as recommended in IS 456 match the following according to the recommended slump for the various concrete work and select the correct answer using the given code. स्लम की वैल्यू दी है और इधर पर आपको दे रखा है टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन. पेमेंट अंडर रेनफोर्स फुटिंग, अनरेनफोर्स फुटिंग है और रेनफोर्स फाउंडेशन. बताइए. मैं बता चुका हूं आप लोग को पेमेंट के लिए, यदि आप लोग को याद हो तो मैं पेमेंट के लिए बता चुका हूं आप लोग को. हाँ जी, हाँ जी. पेमेंट 25 से 50, ए का 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट. compaction factor apparatus used. हाँ जी, दोनों क्वेश्चन का आंसर देना 36 to 37. क्या निकालते? कंसिस्टेंसी ऑफ कॉन्क्रीट. 36 क्लियर है ना? क्या बता रहे? डी बता रहे. उधर का क्लियर हुआ क्या? ठीक है. स्लम वैल्यू फॉर आर्च एंड साइड वॉल ऑफ टनल. साइड वॉल ऑफ टनल, टनल की है साइड वॉल. ये जो टनल के अंदर पर ये जो साइड पर वॉल बना हो गया, टनल है. इस टनल की जो साइड वॉल है ये जो कंक्रीट की बनने वाली है, इस पर यूज होने वाला कंक्रीट. हाँ जी,
चलो, पहली बात, आर्च और साइड वॉल किस तरह की, साइड वॉल ऑफ टनल किस तरह की चीजें हैं, ये दोनों पर बहुत ज्यादा हैवी रेनफोर्स नहीं लगता है, हैवी रेनफोर्समेंट नहीं लगा देते, लेकिन जो चीज बहुत जानने की रहती है वो शेप, यहां पर शेप इज इंपॉर्टेंट। शेप इंपॉर्टेंट की वजह से कंक्रीट जो है कैन नॉट बी प्लेस्ड, कंक्रीट कैन नॉट बी प्लेस्ड बाय हैंड वाइब्रेटर, और आप बोल सकते हो हैंड रॉडिंग। हैंड रॉडिंग कर या हैंड वाइब्रेटर, दोनों से आप क्या नहीं कर सकते, यहां पर कॉन्क्रीटिंग नहीं कर सकते। क्लियर है बात? मतलब आपको चाहिए वाइब्रेटर, यदि वाइब्रेटर चाहिए तो ये नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में और वैसे कंस्ट्रक्शन में यदि बात करता हूं तो स्लम वैल्यू हो जाती है 50 से 100 के बीच में। स्लम वैल्यू विल बी मेंटेन इन बिटवीन 50 to 100। तो 50 से 100, ये 80 तक की लिमिट दे रही है और ये 90 से 100 दे रही है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। यदि आर्चेज है, आपको नए एक प्रॉपर शेप में कन्वर्ट करना है तो थोड़ा सा ज्यादा स्लम ले सकते हो, लेकिन ये गलत क्यों है इसका कोई रीजन नहीं है। व्हाई इट इज रॉन्ग, इसका कोई रीजन नहीं है। थोड़ी सी हाँ हाई रखेंगे, ये तो धनंजय है ही बात कि हम हाई स्लम वैल्यू रखेंगे, लेकिन मैं वाइब्रेटर के बेसिस पर बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर हैंड वाइब्रेटर्स काम नहीं चलेगा, ये वाइब्रेटर चलेगा, तो ये मीडियम उसके अंदर पर आ गया है, मीडियम वर्केबिलिटी की रिक्वायरमेंट है इसे, बहुत हाई वर्केबिलिटी की नहीं है, तो मीडियम की है तो फिर आप 50 से 100 ले लो यार, अब उसमें दोनों ही ऑप्शन आ रही है। मेरे अकॉर्डिंग आप ये ले सकते हो, क्योंकि वहां पर कॉन्क्रीटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है, हार्श कॉन्क्रीट होगा तो ज्यादा वाइब्रेशन करना होगा और शेप प्रॉपरली नहीं आएगी शटरिंग की, तो इट में भी पॉसिबल कि ज्यादा वाइब्रेशन करने पर शटरिंग लूज हो सकती है, यदि शटरिंग है आपके पास पर तो लूज हो सकती है, तो इसलिए 90-100 आप लोग प्रेफर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू ऑप्शन सी के, लेकिन ये दो गलत है और इनका रीजन मैं बता रहा हूं। ओके, तो आप वाइब्रेटर यूज नहीं कर रहे हैं, हैंड वाइब्रेटर, आप मैनुअल वाइब्रेटर, आप सरफेस का वाइब्रेटर लगा दिया, जितना ज्यादा हार्श कॉन्क्रीट होगा उतना ज्यादा वाइब्रेट करना पड़ेगा, तो वाइब्रेट ना करने के लिए आप क्या करोगे, थोड़ा सा स्लम बढ़ा दोगे। नेक्स्ट, स्लम रिकमेंडेड फॉर मास कॉन्क्रीट इज अबाउट, हाँ जी, कहां से 25 से 50, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following test is most suitable for characterizing workability of pavement concrete? हाँ जी, वर्केबिलिटी ऑफ पेमेंट कंक्रीट की वर्केबिलिटी के लिए जो कैरेक्टर डिफाइन करने के जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट आपके पास स्लम नहीं,
हाँ जी, आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज? So compaction factor will give you the accurate value for the self compacting concrete. That's why मतलब सेल्फ कॉम्पैक्शन मतलब कंक्रीट को जब अपन ने थ्रो करा तो कंक्रीट आपके पास पर कितना सेल्फ वेट से कॉम्पैक्ट हो सकता है, कितना इजीली, कंसिस्टेंसी कितनी ज्यादा उसके अंदर पर. सो इस वजह से अपन कॉम्पैक्शन फैक्टर को रोड में ज्यादा प्रेफर कर लेते हैं. दैट्स ऑल. बिल्डिंग में भी कॉलम में करते हैं, उसके अलावा नहीं करते. कॉम्पैक्शन फैक्टर का प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है. The concrete slab recommended for beam and slab according to IRC, Indian Road Congress. हाँ जी, बिल्कुल 50 से 100 होना चाहिए. लेकिन अब बात हो रही आईआरसी की. ये दिया है किसने आपके पास पर? IS 456. लेकिन अब बात कर रहे हैं आईआरसी की, इंडियन रोड कांग्रेस. ये तो नहीं है, तो यही दूसरी ऑप्शन बच सकती है. या तो यही करेक्ट है. आईआरसी का मुझे चेक करना होगा कि आईआरसी ने क्या रिकमेंड किया वर्केबिलिटी. तो ये मैं कल बता दूंगा आप लोग को, वर्केबिलिटी बाय आईआरसी. बहुत ज्यादा फर्क नहीं आना चाहिए कि आईआरसी के अकॉर्डिंग वर्केबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, कम होती है. वर्केबिलिटी बाय आईआरसी का रोशन. ओके, मेरे अकॉर्डिंग अभी फिलहाल आंसर डी है. टुमारो आई विल टेल यू अबाउट 340. 340 की जानकारी कल और दे दूंगा. 341. A compaction factor of 0.82 indicates the workability of concrete mix. हाँ जी, बताइए. क्या बताएगा? बिल्कुल लो, 0.85 से कम है, इसलिए लो. नेक्स्ट, workability of concrete by slum test is expressed in. हाँ जी, ये उस दिन भी किया था डायग्राम वाले क्वेश्चन से. स्लम किस में बताया जाता? एमएम में. जितने अपन बता रहे 70, 75, 100 सब एमएम में बता रहे. टाई बार इन द कॉन्क्रीट पेमेंट आर प्रोवाइडेड इन. किस ज्वाइंट में बताया था उस दिन? उस दिन बताया था, बताओ भाई. एक्सपांशन में तो डबल बार होता है. अब बताओ, कॉन्ट्रैक्शन में फिर गलत. फिर बताओ, लॉन्गिट्यूडिनल ज्वाइंट में लगाए जाते हैं टाई बार. नेक्स्ट, 344. Grading of sand cause great variation in workability, strength, durability, all of the above. हाँ जी, करेक्ट है. सब पर डालती है फर्क, सब पर डालेगी फर्क, बिल्कुल सही. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? हायर वीबी टाइम शो लोअर वर्केबिलिटी. हायर स्लम, इनकरेक्ट बताना. हायर स्लम शो हायर वर्केबिलिटी. हायर कॉम्पैक्शन फैक्टर शो हायर वर्केबिलिटी. नन ऑफ द अबव. अच्छा, जितेंद्र, प्रद्युम्न, अरे जितना ज्यादा स्लम होगा उतना ज्यादा वर्केबल होगा कंक्रीट. जितना ज्यादा टाइम लेगा
उतना लेस वर्केबल है टाइम में आपके पास पर वो पूरा फ्रस्टम ऑफ कोन फैल का टेबल पर कितने टाइम में आता है, जितने ज्यादा टाइम में आएगा उतना लेस वर्केबल है। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट, हायर कॉम्पैक्शन फैक्टर शो हायर वर्केबिलिटी। कॉम्पैक्शन फैक्टर जैसे बढ़ता है तो स्लम वैल्यू भी उससे उसी तरह से बढ़ती है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, सब करेक्ट है ना? ऑल आर करेक्ट, दैट्स व्हाई नन ऑफ द अबव। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ये, चलो दोनों देख सकते हैं। स्ट्रक्चर इन विच मार्क चेंज इन प्लांट डायमेंशन टेक प्लेस arbitrarily shall be provided with the type of joint in the section where such changes occur। बताइए कौन से ज्वाइंट के बाद? श्रिंकेज के बाद। 46 का बता रहे हो प्रद्युमन, श्रिंकेज की वजह से चेंज करते हैं क्या डायमेंशन में? अरे एक ज्वाइंट देते हैं ना पेमेंट में, पेमेंट में एक ज्वाइंट देते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। अपन लगभग हर 45 मीटर के बाद पर एक ज्वाइंट देते हैं जिससे प्लान में चेंज हो जाता है। प्लान में अपन चेंज कर सकते हैं, चेंज नहीं आ जाता है, प्लान में चेंज कर सकते हैं अपन, बिल्डिंग के लेवल में चेंज कर सकते हैं अपन, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो आंसर इज सी। लास्ट क्वेश्चन, द स्लम टेस्ट is for finding out workability of concrete. The maximum size of aggregate should not exceed, बताइए। maximum size of aggregate should not increase in any case। जितेंद्र भी बता रहे हो, क्यों भाई? हाँ जी बताइए। आंसर इज बी, 38 mm। नहीं 38 mm। आप टेस्ट की लिमिटेशंस पढ़े, टेस्ट कब तक होता है? 20 mm इज फॉर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अंदर 20 mm से ज्यादा नहीं, और ये इसके बारे में बात कर रहा है। ओके चलिए, सो आज का अपन यहां तक पढ़ते हैं। कल स्टार्ट करेंगे कहां से? कल कहां से स्टार्ट करेंगे? 348 से, और एक क्वेश्चन जो है जिसका मैं IRC वाला आप लोग को कल बताऊंगा। ठीक है, चलिए बाय बाय।